हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपसे भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों, उप प्रधानमंत्रियों के संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा कर ली थी और उनसे व्यक्तिगत कारणों से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षाओं से संबंधित बन सकते थे, मैंने सब आपको बता दिए थे। उसी क्रम में बचे हुए समय में मैंने आपसे अनुच्छेद 79 के तहत संसद के संबंध में चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद का जिक्र किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं। एक अनुच्छेद 81 के तहत मैंने आपको लोकसभा बताया था, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा बताया था और तीसरे अंग के रूप में मैंने राष्ट्रपति को बताया था। तो संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति होते हैं। उसी क्रम में मैंने आपको अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए थे। उसी क्रम में आज मैं आपसे भारत के विभिन्न राज्यों में किस राज्य को राज्यसभा का कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उस संबंध में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। उसी क्रम में आगे आज मैं आपसे अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की चर्चा करूंगा और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपके लिए एक फैक्ट है, नया संसद भवन। जो अभी नया संसद भवन बना है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनके संबंध में भी आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसी क्रम में आज हम संसद को, खासकर लोकसभा व राज्यसभा को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे और अगली क्लास में संसद से संबंधित, क्योंकि अनुच्छेद 78 तक हम पढ़ चुके हैं। 79 में संसद का प्रावधान है, 80 में आपकी राज्यसभा का प्रावधान है, 81 में लोकसभा का प्रावधान है। इसी क्रम में अब अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 123 तक अगली क्लास में हम सभी अनुच्छेदों को क्रमवार पढ़ लेंगे और साथ ही साथ जिस अनुच्छेद से कोई ऐसी बात होगी जहां विस्तृत बताना आवश्यक होगा और जिसके विषय में विस्तृत बताना आवश्यक होगा, उसकी चर्चा भी हम अगली क्लास में करके इस पूरे संसद वाले पूरे टॉपिक को समाप्त कर खासकर फिर आगे हम अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यसभा सीटों के प्रतिनिधित्व। तो इससे पहले अगर प्रतिनिधित्व के संबंध में आपसे मैं बात करूं, उससे पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको राज्यसभा के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की बात कही गई। राज्यसभा के प्रावधान अनुच्छेद 80 के तहत दिए गए हैं। उसमें एक बात कही गई थी कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसको अपर हाउस कहा जाता है। और साथ ही साथ 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने ये बताए थे कि पहली चीज तो ये है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। अगर राज्यसभा के कार्यकाल के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यदि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल संबंधी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य, यानी कि हर 2 वर्ष में 1/3 से 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए जब 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी जगह पे नए सदस्य चुन के आ जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता और यह स्थायी सदन है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होती है, कि किस उम्र में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो वहां मैंने आपको बताया था 30 वर्ष होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने राज्यसभा के 2 विशेषाधिकार आपको बताए थे। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर यदि राज्यसभा विशेष बहुमत के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है और राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकता है। इसी क्रम में अनुच्छेद 312 के तहत मैंने आपको बताया था कि नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसके पास होगा? राज्यसभा के पास होगा। और यदि बात हम करें इसके पहले अध्यक्ष के विषय में, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सभापति पहली चीज तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसका एक उपसभापति भी होता है जो राज्यसभा के सदस्य स्वयं में से उसको नियुक्त करते हैं। और इन जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है, इन दोनों का प्रावधान अनुच्छेद 89 के तहत किया गया था। तो अगर हम पहले सभापति की बात करें तो चूंकि हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो वही राज्यसभा के पहले सभापति थे। इसी क्रम में अगर पहले उपसभा की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था एस कृष्णमूर्ति राव, आपको याद होगा एस कृष्णमूर्ति राव के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। साथ ही साथ अगर राज्यसभा की संरचना की बात की जाए तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं। कुल कितनी? 250 सीटें, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हमारे चुन के जाते हैं, जिसमें 233 सदस्य मैंने आपको बताया था निर्वाचित होते हैं, 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य
12 सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें आपको मैंने एक बात और बताई थी कि मनोनयन का आधार 3-4 श्रेणियां ऐसी होती है जिनके आधार पर मनोनयन होता है। एक कला के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं, और एक समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। और जो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था 225 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, यानी कि 225 सदस्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों को प्राप्त है और 8 सदस्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त है। तो इस तरीके के कुछ प्रावधान जो महत्वपूर्ण थे राज्यसभा से संबंधित, तो मैंने आपको बता दिए थे पिछली क्लास में, और आज मैंने उसको रिकॉल करा दिया। फिर आज हम राज्यसभा की सीटों के विषय में कि किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने इनको 3 श्रेणियों में बांटा है। एक बड़े राज्यों की श्रेणी है, और दूसरा छोटे राज्यों की श्रेणी है, और तीसरे में केंद्र शासित प्रदेशों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। यहाँ पे आपको 28 राज्य जिनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है राज्यसभा का, कितनी सीटें हैं वो सारी मैंने लिखी है, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको याद रखना। 28 तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ इसमें बहुत ऐसे महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है। फिर राज्यसभा के संबंध में एक बात ये याद रखिएगा कि चूंकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन राज्यसभा में केवल प्रतिनिधित्व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ही प्राप्त है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं राज्यसभा की सीटों के संबंध में। सबसे पहला पॉइंट और सबसे बेसिक पॉइंट है कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य में है, तब आपको याद रखना है यूपी में। अपने उत्तर प्रदेश में 31 सीट, मतलब उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुन के जाते हैं। तो राज्यसभा में यूपी की सीटें 31 हैं, जो कि पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को 19 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। फिर तीसरे पे आपका आ जाता है तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु 18 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। तो खासकर आपको इसको दो, चूंकि ये कॉमन है, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को 16-16 सीटें प्राप्त हैं। फिर बात करेंगे हम कर्नाटक की। कर्नाटक को 12 सीटें प्राप्त। फिर उसके बाद आता है गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को तीनों को 11-11 सीटें राज्यसभा में प्राप्त हैं। तो इसमें आप पहला तो यूपी को तो याद ही रखना है कि चूंकि सर्वाधिक सीटें इसको प्राप्त हैं, तो यूपी की संख्या भी याद रखने की, 31 सीटों का प्रावधान यूपी के विषय में किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, फिर आपका बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों को 16-16 सीटें प्राप्त हैं। फिर आपका कर्नाटक आता है जिसको 12 सीटें प्राप्त हैं, और ये लास्ट के 3 है गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जिनको 11-11 सीटें प्राप्त हैं। तो ये जो ऊपर वाले बड़े राज्यों की है, इसको आप क्रम से जरूर याद रखिएगा कि पहले नंबर पे आपका यूपी आएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे आपका तमिलनाडु आ रहा है, और बिहार और पश्चिम बंगाल चूंकि दोनों को 16-16 सीटें प्राप्त हैं, इसलिए क्रमशः जो है बिहार और वेस्ट बंगाल ये दोनों चौथे स्थान पर रहेंगे। और चौथे स्थान का संबंध आपसे पूछा जाता है तो आपको बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों को चुनना है, क्योंकि यहाँ दोनों को 16-16 सीटें प्राप्त हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका कर्नाटक आएगा जिसको 12 सीटें प्राप्त हैं, और फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को 11-11 सीटें प्राप्त हैं। तो जो बड़े राज्य थे इनको आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो छोटे राज्य हैं। छोटे राज्य में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जो गोवा है, एक तो आपको याद रखना है गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, सिर्फ उसको 1 सीट प्राप्त है। आपको याद रखना है गोवा को 1 सीट प्राप्त है। गोवा के साथ में सिक्किम भी ऐसा राज्य है जिसको 1 सीट प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त गोवा और सिक्किम के अतिरिक्त 6 और ऐसे राज्य हैं, खासकर पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्य हैं जिनको 1-1 सीट प्राप्त है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा कि जो पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, जिनको 7 बहनों की श्रेणी में जिन राज्यों को शामिल किया गया है, इसमें आपको याद होगा असम शामिल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, और मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है और नागालैंड है। तो खासकर जो 7 राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, इसमें आपको केवल असम को छोड़ देना है। असम को छोड़ के शेष जो 6 राज्य हैं 7 सिस्टर्स में शामिल 7 राज्यों में सिर्फ असम को छोड़ के जो शेष 6 राज्य हैं, उन सबको राज्यसभा में 1-1 सीट प्राप्त है। तो आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर्स में असम को छोड़ के शेष 6 राज्य, और गोवा व सिक्किम दोनों छोटे राज्य हैं। इन 8 राज्यों को 6 7 सिस्टर्स वाले और 2 ये सिक्किम और गोवा, इन 8 राज्यों को राज्यसभा में 1-1 सीट प्राप्त है। फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि दोनों आपस में बाउंड्री इनकी लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, और दोनों पहाड़ी राज्य हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ भी लिख दिया। और आसानी से आप याद रख सकते हैं कि ऐसे 2 राज्य जिनकी सीमा आपस में लगी हुई, दोनों पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनको 3-3 सीटें प्राप्त हैं। राज्यसभा में इनको 3-3 सीटें प्राप्त हैं। फिर मैंने आपको बताया है
कि 7 सिस्टर्स में सिर्फ असम को छोड़ दिया जाए, बाकी 6 राज्यों को 1 सीट प्राप्त है। लेकिन जो असम राज्य है, चूंकि उन 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा राज्य है, तो असम राज्य को कितनी सीटें प्राप्त है? असम राज्य को 7 सीटें प्राप्त है। आपको याद रखना है, असम को 7 सीटें, और असम के साथ साथ तेलंगाना और पंजाब, असम के साथ साथ तेलंगाना और पंजाब 3 ऐसे राज्य हैं जिनको 7-7 सीटें राज्यसभा में प्राप्त है। फिर आपका आता है केरल, केरल को 9 सीटें प्राप्त हैं। उड़ीसा और राजस्थान को 10 सीटें प्राप्त हैं। याद रखना है, केरल को 9 सीटें हैं, उड़ीसा और राजस्थान को 10 सीटें हैं। फिर आपका आता है झारखंड, झारखंड को 6 सीटें प्राप्त हैं, झारखंड को 6 सीटें प्राप्त हैं। फिर छत्तीसगढ़ और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा को 5-5 सीटें प्राप्त हैं। तो आपको ये सारी सीटें याद नहीं रखनी, जो बड़े राज्यों की सीटें बताया, खासकर जो शुरुआत के 5 राज्य हैं, आपका यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों को आपको याद रखना है। फिर जो मैंने जिन राज्यों को, जिन छोटे राज्यों को 1-1 सीट का प्रतिनिधित्व है, उन सारे राज्यों को आपको याद रखना। एक तो मैंने गोवा और सिक्किम, आप जान सकते हैं गोवा और सिक्किम दोनों छोटे राज्य हैं। गोवा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो इन दोनों राज्यों को 1-1 सीट का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और उसके अलावा 7 सिस्टर्स में जो शेष, असम को छोड़ के जो शेष 6 राज्य हैं, उनको भी 1-1 सीट प्राप्त है। तो इस तरीके से आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और मैंने आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बारे में ये बताया कि चूंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं और पहाड़ी राज्य हैं दोनों, तो उनके विषय में आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 3-3 सीटें प्राप्त हैं। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यूटी की, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्यों की, तो उसमें आपको इन तीनों को याद रखना है कि दिल्ली को 3 प्राप्त है, दिल्ली को 3 सीटों का प्रतिनिधित्व है, पुडुचेरी को 1 का है, और जम्मू कश्मीर को 4 सीटों का प्रतिनिधित्व हमारी राज्यसभा में प्राप्त है। तो ये तीनों आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, दिल्ली को 3, पुडुचेरी को 1 और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 4। तो राज्यसभा सीटों के संबंध में जो भी बेसिक पॉइंट बन सकते हैं, जहां से आपसे प्रश्न हुए, खासकर जो बड़े राज्य हैं उसके शुरुआती 5 राज्य तो आप जरूर याद रखिएगा। और साथ में मैंने जो 1 सीट वाले राज्य जो बताए हैं, वो भी आपको याद रखना है। और फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ पे 3-3 सीटें हैं, इसको भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। फिर आप इन केंद्र शासित प्रदेशों को तो बिल्कुल हर हाल में याद रखिएगा कि दिल्ली को 3 सीटें, पुडुचेरी को 1 और जम्मू कश्मीर को 4 सीटें प्राप्त हैं। उसी क्रम में अब हम बात करेंगे लोकसभा की। राज्यसभा के संबंध में जो भी फैक्ट बन सकते थे, सब मैंने आपको आज भी रिकॉल करा दिए, पिछली क्लास में बताए थे, और सीटों के संबंध में मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए सबसे जानने वाली बात, जैसे हमने राज्यसभा को उच्च सदन कहा था, उसी तरीके से लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाएगा? निम्न सदन। ये बात आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ इसको हाउस ऑफ पीपुल यानी कि जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के सदन में नहीं जाते हैं, बल्कि वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, खासकर मैंने बताया था विधायक, जो हमारे विधायक होते हैं यानी कि विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा सदस्यों को चुन के भेजते हैं। लेकिन जो लोकसभा सदस्य होते हैं, इसको जनता का सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। आपको याद रखना। अगर हम लोकसभा की संरचना की बात करें, तो कुल सदस्य कितने हैं? 550। आपने 552 पढ़ रखे होंगे। कुल सदस्य वर्तमान में 550 हैं, आपने इनको 552 पढ़ रखा होगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन, अगर हम बात करें 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की संरचना में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका जवाब 550 हो जाएगा। और यदि 550 व 552 आपके विकल्प में दोनों दिए हों, तब भी आपको अपना जवाब 550 ही चुनना है। अगर कुल सदस्यों की बात की जाए तो 550, जिसमें 525 जो कुल सदस्य 550 हैं, और वर्तमान में जो चुने जाते हैं, वर्तमान में 543 सदस्य चुने जाते हैं। आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने? 543 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें 543 में राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य। अगर बात की जाए कि कुल सदस्य कितने हैं? 550, लेकिन वर्तमान में कितने चुन के जाते हैं? 543, जिसमें राज्यों को 524 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? 19 सदस्य चुन के जाते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब ये 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, जब 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था, तब क्या था? 525 सदस्य राज्यों से चुन के जाते थे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे।
ये आपको याद रखना। लेकिन खास करके आपको ये जरूर याद रखना है कि पहले 552 सदस्यों की बात की गई थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। और वहां एक बात और थी कि हर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य चुना जाता था। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत उस प्रावधान को भी समाप्त कर दिया था। लोकसभा में राष्ट्रपति चुनता था और हर विधानसभा में उस राज्य का राज्यपाल चुनता था। फिर अगर कार्यकाल की बात की जाए तो अगर इसका कंपेयर हम राज्यसभा से करें तो राज्यसभा को मैंने आपको बताया था स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है और हर 5 वर्ष के बाद इसके चुनाव होते हैं और 5 वर्ष बाद आपकी जो लोकसभा है विघटित हो जाती है और चुनाव के बाद नई लोकसभा का पुनः गठन किया जाता है। तो अगर इसके कार्यकाल के संबंध में बात आपसे पूछी जाए तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा, जबकि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल वह स्थायी सदन है, वह विघटित नहीं होता है। अगर सदस्य की न्यूनतम आयु की बात की जाए, जैसा कि मैंने राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु के बारे में आपको बताया कि 30 वर्ष होती है, उसी तरीके से लोकसभा सदस्य की अगर न्यूनतम आयु की बात आपसे पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। निर्वाचन के संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसा कि राज्यसभा के विषय मैंने आपको बताया था कि वहां पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है। और साथ ही साथ एक बात कही जाती है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वह चुन के लोकसभा पहुंच जाता है। वही बात यहाँ फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के संबंध में। अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाएगा तो एकल संक्रमणी मत पद्धति मैंने आपको बताया था और यहाँ पे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के बाद फिर इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे कि उसमें राज्यसभा मैंने आपको सभापति और उपसभापति के बारे में बताया था कि अनुच्छेद 89 के तहत उनका प्रावधान है, ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान है। और लोकसभा अध्यक्ष तो बीच में फोन आ जाने की वजह से क्लास मेरी बाधित हो गई थी, जिसको मैं पुनः यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने पूरी क्लास एक बार पढ़ा दी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे छूट गया है यहाँ से कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान था अनुच्छेद 89 के तहत किया गया था। ठीक उसी प्रकार याद रखना है कि अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले एक स्पीकर, अगर पहले चूंकि लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है तो आपको याद रखना है यहाँ से आपको पहले स्पीकर के संबंध में अगर आपसे पूछा जाता है तो जीवी मावलंकर थे पहले स्पीकर, यानी कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। उसी क्रम में अगर पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए तो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। आपको याद रखना है कि पहले उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। फिर अगर बहुत महत्वपूर्ण, अगर पहली महिला स्पीकर के संबंध यानी कि पहली महिला स्पीकर यानी कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तब आपको याद रखना कांग्रेस के समय में मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। लेकिन उसके बाद 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो वहां पे दूसरी जो महिला स्पीकर आई थी सुमित्रा महाजन आई थी। तो अभी तक कुल 2 महिला स्पीकर रही हैं लोकसभा की, जिसमें पहली थी आपकी मीरा कुमार और दूसरी सुमित्रा महाजन, आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तब आपको याद रखना कि इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर उसके बाद बात होती है धन विधेयक के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जब भी आपको धन विधेयक आगे पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको याद रखना कि धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक पर पेश करने से पूर्व भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। फिर अगर बात संयुक्त बैठक की जाए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और यहाँ 2 तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तब आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन दूसरा प्रावधान ये होता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट अनुच्छेद 330 के द्वारा लोकसभा में एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो लोकसभा है उसमें 84 सीटें आपके एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। तो आपको याद रखना है कि 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इसका प्रावधान 330 अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। तो फिलहाल जो बेसिक फैक्ट बन सकता था लोकसभा के संबंध में वो मैंने आपको पूरा
पूरी चर्चा कर ली है। अब मैं आपसे बात करूंगा लोकसभा की सीटों, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व। जिस तरीके से मैंने राज्यसभा की सीटें आपको बताई है, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा सीटों के बारे में जान लीजिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे होती है कि आखिर प्रतिनिधित्व कैसे मिलता है, किस आधार पर मिलता है, प्रतिनिधित्व का आधार क्या होता है। तब आपको याद रखना है कि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होती है। कभी क्षेत्रफल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी, चाहे राज्यसभा की सीट की बात की जाए, चाहे लोकसभा सीट की बात की जाए, अगर प्रतिनिधित्व की बात होगी तो इसका आधार जनसंख्या होता है। तो अगर लोकसभा सीटों के संबंध में बात करें, पहले नंबर पे कौन आता है, चूंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो राज्यसभा सीटों में भी सबसे पहले यूपी था, उसको 31 सीटों का प्रतिनिधित्व था। उसी प्रकार से लोकसभा सीटों में भी सबसे पहले यूपी है और उसको 80 सीटें प्राप्त हैं। उसके बाद आपको याद रखना दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। शुरुआती जो 5 हैं, शुरुआती 5 राज्य हैं, वो तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। पहले पे आपका यूपी है जिसको 80 सीटें प्राप्त हैं, दूसरे पे महाराष्ट्र है जिसको 48 सीटें प्राप्त हैं, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है जिसको 42 सीटें प्राप्त हैं, चौथे पे आपका बिहार आ जाएगा जिसको 40 सीटें प्राप्त हैं, फिर पांचवें पे आपका तमिलनाडु आएगा जिसको 39 सीटें प्राप्त हैं। तो इन 5 राज्य, खासकर यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39, इन 5 राज्यों को तो हर हाल में आपको याद रखना है। बाकी के राज्य भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान चूंकि दोनों में कॉमन 25-25 सीटें हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25-25 सीटें प्राप्त हैं। फिर अगर बात की जाए उड़ीसा की 21 सीटें प्राप्त हैं, केरल को 20 सीटें और तेलंगाना को 17 सीटें। तो जो शुरुआती 5 राज्य हैं, खासकर यूपी 80, महाराष्ट्र 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39, इन 5 राज्यों को तो आपको हर हाल में याद रखना। बाकी समस्त राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर अगर बात की जाए छोटे राज्यों की, तो इसमें 3 राज्य, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, 3 राज्य मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इनको एक एक सीट प्राप्त है। इन तीनों राज्यों को आपको याद रखना है कि मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को एक एक सीट प्राप्त है। फिर अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनको 2-2 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, आपको याद रखना। फिर हिमाचल प्रदेश को 4, उत्तराखंड को 5, हरियाणा को 10, छत्तीसगढ़ को 11, पंजाब को 13, असम और झारखंड, फिर यहाँ पे कॉमन है असम और झारखंड। एक उधर आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान याद रखना है, इसको 25-25 सीटें प्राप्त है, और छोटे राज्यों में आपको असम और झारखंड याद रखना है, जिनको 14-14 सीटें प्राप्त है। फिर बात अगर की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, जैसा कि राज्यसभा के संबंध मैंने आपको बताया, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, खासकर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन बात लोकसभा के संबंध में की जाए कि समस्त 8 राज्य, समस्त 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो दिल्ली को 7 सीटें, बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है, दिल्ली को 7 सीटें प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को 5 सीटें प्राप्त है, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव, क्योंकि दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया है, तो इसको आपको एक मिला के पढ़ना है कि दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को 2 सीटें प्राप्त है। फिर बहुत महत्वपूर्ण, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और आपका लक्षद्वीप, चंडीगढ़ आ गया। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों को एक एक सीट प्राप्त है। तो आपको इनको हर हाल में याद रखना है कि अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख को एक एक सीट प्राप्त है। और सर्वाधिक, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक सीटों के प्रतिनिधित्व की बात की जाएगी तो दिल्ली को प्राप्त है, जिसको 7 सीटें प्राप्त है। तो फिलहाल सीटों के संबंध में, लोकसभा के बेसिक फैक्ट के संबंध में और सीटों के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। अब एक नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है, नया संसद भवन। क्योंकि अब पुराने संसद भवन को हटा के नया संसद भवन हटाने का मतलब ये है कि अब जो संसद की कार्रवाइयां पुराने संसद भवन में ना होकर नए संसद भवन में होगी, और नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, तो उसके संबंध में आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस मैं आपसे विस्तृत चर्चा कर लेता हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, और निश्चित तौर पर आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठेंगे। सबसे पहली बात की जाए अगर इसकी स्थापना के संबंध में, कि नए संसद भवन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, जो कि बी डी सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर, विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बी डी सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई, या मतलब इसका उद्घाटन किया गया था। अगर इसके प्रोजेक्ट के संबंध में बात की जाए तो पहली चीज तो इसका प्रोजेक्ट मिला किसको था, टाटा कंपनी को मिला था। इसका निर्माण टाटा कंपनी के द्वारा किया गया, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको याद रखना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट।
फिर बात होगी वास्तुकार की, तो इसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। यहाँ पे दो तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, नई संसद भवन के संबंध में कि नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल। और अगर पुरानी के बारे में आपसे पूछा जाए तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे लुटियंस, आपको याद रखना, और नए के बिमल पटेल। अगर बात की जाए आकार की, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है, आपको याद रखना। फिर अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की क्षमता कि कितनी लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि अभी आगे 2026 में जब इसका लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है, कहने का मतलब कि जनसंख्या बढ़ चुकी है तो अब सीटें भी बढ़ेंगी, सीटों का राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। तो इसलिए वर्तमान में अगर सीटों की बात की जाए तो इसकी क्षमता कितनी रखेगी, 888, जबकि राज्यसभा की क्षमता है 384। क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि चूंकि लोकसभा में कुल 550 सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, तो इन सीटों को क्यों बढ़ाया गया, तो चूंकि 2026 के बाद सीटों की बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा की क्षमता 888 और राज्यसभा की 384। फिर इसके बाद है कि इसके संसद के संबंध में 3 थीम आधारित की है, मतलब जो लोकसभा है वो मोर, लोकसभा की थीम क्या हो जाएगी, मोर, राज्यसभा की थीम है कमल, और संपूर्ण संसद की अगर बात की जाएगी तो उसकी थीम है बरगद। तो इन तीन थीम है, एक तो आपकी मोर लोकसभा के संबंध में, कमल राज्यसभा के संबंध में और बरगद संपूर्ण संसद के संबंध में, तो 3 थीमें आधारित है, आपको याद रखना होगा। फिर अगर शिलान्यास की बात की जाए, यानी कि इसकी आधारशिला कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 2020 को अगर आधारशिला के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए, शिलान्यास के संबंध में प्रश्न पूछा जाए, तो इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी और इसका उद्घाटन भी 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिर अगर पुरानी संसद के विषय में आपसे बात करें तो पुरानी संसद की स्थापना 1927, पुराने संसद भवन की स्थापना 1927 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगर नए संसद भवन की स्थापना संबंधी प्रश्न पूछा जाए तो 28 मई 2023, और यदि पुराने संसद भवन के संबंध में आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और उस समय चूंकि वायसराय इरविन था, कौन था, इरविन, तो इसकी स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है, इरविन को, इरविन द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और अगर वास्तुकार की बात की जाए तो अगर नए के संबंध में पूछा जाए तो बिमल पटेल, और अगर पुरानी संसद भवन के संबंध में पूछा जाए तो इसके वास्तुकार थे लुटियंस, आपको याद रखना। फिर पुरानी संसद भवन को अब नाम क्या दिया गया है, पुरानी संसद भवन को अब नाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है संविधान सदन, आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है कि पुरानी संसद को अब क्या नाम दिया गया है, संविधान सदन, आपको याद रखना है। फिर एक ये आता है संगोल, क्योंकि नई संसद भवन की स्थापना के बाद जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी सीट के पास में एक सेंगोल स्थापित किया गया है। सेंगोल जो कि तमिल भाषा का शब्द है, सेंगोल किस भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है न्याय, इसका अर्थ क्या है, न्याय। और इस सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण और राजाओं के अधिकार का प्रतीक माना जाता है, राजा के अधिकार का प्रतीक और सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक इस सेंगोल को माना जाता है। तो इसकी स्थापना भी संसद में की गई है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष की सीट के ठीक बगल में है। तो इसके संबंध में भी कुछ बेसिक फैक्ट हो, आप जान लीजिए। सबसे पहले इसको चोल वंश से लिया गया, मैंने आपको बताया कि सेंगोल किससे लिया गया, चोल वंश से लिया गया है। और यही बात मैंने भी बताई कि यह राजा के अधिकार को दर्शाने व सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, यह राजा के अधिकार को दर्शाने का प्रतीक है और सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, कौन, सेंगोल, आपको याद रखना है। फिर भाषा के संबंध में मैंने बताया कि यह तमिल भाषा का शब्द है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो सेंगोल की जो ऊंचाई है वह 5 फीट है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। दूसरा, सेंगोल के जो शीर्ष, यानी कि सेंगोल के शीर्ष पर इसकी नंदी की प्रतिमा है, सेंगोल के शीर्ष पर आपको याद रखना है किसकी प्रतिमा है, नंदी की प्रतिमा है, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो फिलहाल नई संसद भवन के संबंध में इतने फैक्ट पर्याप्त हैं, और अगर आपको इतने तैयार है तो मेरे हिसाब से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। मैंने आपको राज्यसभा के संबंध में, लोकसभा के संबंध में, पूरी संसद के संबंध में सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। अब अगली क्लास में मेरा ये प्रयास रहेगा कि अनुच्छेद 78 तक, चूंकि मैं अनुच्छेद 78 तक आपको पढ़ा चुका हूं, अब अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक क्रमवार मैं आपको जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके विषय में आपसे अगली क्लास में चर्चा करूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं पूरी एक क्लास लेके विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो भी प्रावधान बनेंगे उसके संबंध में चर्चा करूंगा। उससे पहले अनुच्छेद 79 से लेके 123 तक के प्रावधानों को अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल जो मेरी दूसरी श्रृंखला चल रही है 60 वीडियोस के माध्यम से संविधान संशोधन की श्रृंखला में चला रहा हूँ, वहां जाके आप बहुत आसानी से एक एक दो करके सारे संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास, चूंकि तबीयत भी मेरी कुछ सही नहीं लग रही है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली क्लास पूरी ऊर्जा के साथ मेरा प्रयास रहेगा, अगली क्लास में आपको इसके संबंध में जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है सब बहुत आसानी से बता के याद करवा दूंगा।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।